हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ही होंगे। तो चलिए, पिछली क्लास में जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ा था, दोबारा से उसको हल्का सा रिवाइज करेंगे, तभी आपको इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल समझाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपके पास एक्सपेंडिचर साइड होता है डेबिट साइड, और इनकम साइड होता है क्रेडिट साइड, और ये P&L अकाउंट की तरह ही दिखता है। सारे एक्सपेंसेस आपको डेबिट साइड में लिखने हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे उन्हीं को यहां पर दिखाया जाता है, और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड जो भी अमाउंट होगा, चाहे वो पेड हो चाहे वो नॉन पेड हो, दोनों केस में करंट ईयर से रिलेटेड, अनपेड हो चाहे वो सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट दिखाया जाएगा। एक्सपेंडिचर साइड में चाहे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, इन सब की एडजस्टमेंट की जाएगी। और क्रेडिट साइड में यानी कि रिसिट साइड में, इनकम साइड में आपके पास रेवेन्यू रिसिट्स दिखाए जाएंगी, और रेवेन्यू रिसिट्स चाहे वो पेड हो, रिसीव्ड हो या एडवांसेस के रूप में, उन सब की एडजस्टमेंट करेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड हो। इंपॉर्टेंट चीज है, करंट ईयर से रिलेटेड हो, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होंगे, तभी आप इसको दिखाएंगे। और फाइनली इससे आपको डेफिसिट के रूप में कुछ पैसा मिलेगा, या फिर सरप्लस के रूप में कुछ पैसा मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी और एडजस्टमेंट, मतलब बेसिकली इसके क्या क्या आइटम्स होते हैं। आइटम्स तो कुछ भी हो सकते हैं, मगर रेवेन्यू नेचर के हो सकते हैं, होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हो पाता है। एक आपकी बुक के अंदर भी, टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक है, उसके अंदर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का परफॉर्मा जो दे रखा है उसको आप समझ लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, और वो फॉर अ पर्टिकुलर डेट पर बनता है, फॉर द ईयर एंडेड बनता है। फॉर द ईयर एंडेड यहां पर उसकी डेट आ जाएगी। क्या क्या, जैसे एक्सपेंसेस के रूप में सैलरी होगी, और अगर सैलरी कुछ पे करनी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग के रूप में ऐड हो जाएगी, और अगर वो पिछले साल से कुछ रिलेटेड होगी यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, वो लेस हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। ये कहां दिखाई देगी? ये दिखाई देगी एडजस्टमेंट के अंदर। जितनी भी आउटस्टैंडिंग की आइटम्स होती हैं वो नॉर्मली आपको एडजस्टमेंट में दिखाई देंगी। रेंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। रेंट अकाउंट भी, अगर रेंट अकाउंट से रिलेटेड भी कोई आउटस्टैंडिंग होता है तो उसकी भी एडजस्टमेंट करेंगे। यहां नहीं दिखाई दे रहा, मगर अगर आउटस्टैंडिंग, इसके साथ कोई आउटस्टैंडिंग होता है जो एडजस्टमेंट में दिखाई दे रहा है आपको, उसको भी आप यहां पर एडजस्ट करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसको भी आप एडजस्ट करेंगे। अगर प्रीपेड है तो लेस करेंगे, यानी कि प्रीपेड है इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, और अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर से रिलेटेड है, वो आप ऐड करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे और प्रीपेड लेस करेंगे। ये हर किसी एक्सपेंसेस के साथ आपको देखना है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही अमाउंट को लेके जाना है इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ऑडिट फीस है, अगर ऑडिट फीस भी कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड होता है तो भी आप इसके साथ ऐसा करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड भी कुछ होता है। हॉनोरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिशिएशन, यहां पर ये याद रखेंगे कि नॉन कैश आइटम्स के रूप में डेप्रिशिएशन ये दिखाई दे रहा है, वो क्या है? नॉन कैश आइटम। ये आपको इन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाई देगा, और आपको ये एडजस्टमेंट में दिखाई देगा, वहां से आपको देख के करना होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फर्नीचर या कोई फिक्स्ड असेट्स होता है और उसकी बुक वैल्यू 20,000 है, उसको अगर आप बेच देते हैं 15,000 में, तो इसका मतलब 5,000 का जो लॉस होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई देगा, और वहां से 20,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर हटके बैलेंस शीट में दिखाई देगा। जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी उसमें से 20,000 हट जाएगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ लेस का पार्ट आएगा। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि खाली यहां पर लॉस का जो अमाउंट है, खाली यहां पर क्या होगा, जो लॉस का अमाउंट है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वही यहां पर दिखाई देगा। और स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड या स्पोर्ट्स मटेरियल यूज को यहां पर दिखाई देगा, यानी कि स्पोर्ट्स मटेरियल अपने आप में एक फिक्स्ड एसेट्स के रूप में आपको दिखाई देते हैं, मगर अगर स्पोर्ट्स मटेरियल जो उस साल में कंज्यूम किए जाते हैं, उस साल में यूज कर लिए गए होते हैं, उनको यहां पर दिखाई दिया जाएगा। उसको भी आपने एडजस्टमेंट के थ्रू यहां पर दिखाना है कि एडजस्टमेंट में क्या क्या, उसके बारे में कुछ लिखा है तो ठीक है,
नहीं तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर भी कुछ निकल के आ सकता है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी डाटा होगा उससे निकल आएगा ये। और अगर हम इनकम साइड में देखें तो क्या मेजर पार्ट होते हैं? सबसे मेजर पार्ट होता है सब्सक्रिप्शन, जो आपको हर किसी क्वेश्चन में मिलेगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझा दिया था कि सब्सक्रिप्शन में भी आपको ध्यान रखना है। सब्सक्रिप्शन में अलग से कैसे निकलेगा वो मैं आपको आगे की क्लास में समझाऊंगा कि सब्सक्रिप्शन में हम क्या क्या करते हैं। बेसिकली इसमें क्या चीज होती है, सब्सक्रिप्शन में वो अमाउंट होता है जो आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई देता है, यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया आपने कैश के रूप में, वो ऐड क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, और ऐड क्या करेंगे, एडवांस इन द बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर मतलब वो भी करंट ईयर से रिलेटेड है, और अगर आपने एडवांस इन द बिगनिंग लिया हुआ है वो भी करंट ईयर से रिलेटेड होगा। तो इन दोनों चीजों को आप ऐड कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग और एडवांस एट द एंड, यानी कि एडवांस एट द एंड का मतलब है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग का मतलब है वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इसको आप लेस कर देंगे क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड ही अकाउंट बनाया जा रहा है। क्या बात समझ में आ गई? नहीं भी आई होगी तो भी समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे खाली अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। 3 नंबर तक का भी क्वेश्चन इसमें से दिखाई दे सकता है, सिर्फ ये 4 एंट्री करने के लिए, सिर्फ इसकी ये स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको पूरी डिटेल समझनी पड़ेगी। अगली आगे की क्लासेस में मैं इसको समझाऊंगा। और क्या हो सकता है सर? और हो सकता है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस के रूप में जो पैसा होता है, जो आपको फर्म को मतलब एनपीओ को इनकम के रूप में दिखाई देगा। अगर क्वेश्चन ने इसको कैपिटलाइज करने के लिए बोल दिया तो यहां पर आपको ये नहीं दिखाई देगा, आप इसको कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन का मतलब है कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, तो वो जनरल डोनेशन जो है वो एक रेवेन्यू आइटम होता है, उसको यहां पर दिखाई देंगे। लिगेसी डोनेशन, लिगेसी डोनेशन के अंदर भी यही चीज है कि अगर वो जनरल चीजें हैं तो उसको यहां पर दिखाई देगा। लिगेसी क्या चीज होती है इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर यानी कि स्क्रैप बेचा है, रद्दी बेची है, तो भी यहां दिखाई देगा। अगर आपने किसी भी अपने फंक्शंस के लिए किसी को भी अपनी जो जगह थी एनपीओ के पास उनको रेंट पे दिया है, कोई बर्थडे पार्टी के लिए दिया है, कोई मैरिज हॉल के लिए दिया है, वो भी सब उससे मिला हुआ जो इनकम होती है उसको रेंट के रूप में यहां पर दिखा देंगे। और अगर आपको सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे गेन हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, लॉस तो आपने डेबिट साइड दिखाया था, अगर गेन हो जाता है यानी कि 20,000 की बुक वैल्यू की फर्नीचर अगर आपने 25,000 पे बेचा है तो यहां पर 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और बैलेंस शीट में से 20,000 रुपए की बुक वैल्यू का फर्नीचर कम हो जाएगा। और इसके अंदर एक और कोई भी मिसलेनियस रिसिट्स हो सकती हैं जिनको आप यहां पर दिखाएंगे, तो सन्डे रिसिट्स के रूप में यहां पर दिखाई देगा। और नेट में अगर इनकम साइड बड़ी है इसका मतलब एनपीओ के अंदर सरप्लस आएगा और इसको सरप्लस यहां पर दिखाई जाएगा, और इसी सरप्लस को फाइनली हम कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में जाकर। और अगर एक्सपेंडिचर साइड बड़ी है तो ये डेफिसिट दिखाई देगा, इसका मतलब इसको भी हम कैपिटल फंड के अंदर माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में जाकर। क्या ये बात क्लियर है? तो या तो क्वेश्चन में सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। तो बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन का पार्ट यहां पर खत्म हो जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर समझ लेते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है टीएस ग्रेवाल सर की बुक का, लेटेस्ट एडिशन है 2020 एंड 21 का। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। क्या करेंगे सर? इसका जो 80,000 है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, और इस साल की फीस टोटल मिला के टोटल जो फीस है वो 3,80,000 है, और प्रीवियस ईयर की फीस 80,000 है। इसका मतलब करंट ईयर से रिलेटेड 3 लाख हो गई, करंट ईयर से रिलेटेड 3 लाख हो गई। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। ये बात समझ में आ गई? 3,80,000 माइनस 80,000 फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, करंट ईयर के अंदर 10,000 की फीस आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये इसके साथ जुड़ेगी। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, ये दिखाई दे रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये पिछले साल से रिलेटेड 80,000 और 10,000 करंट ईयर से रिलेटेड है जो अभी तक हमने रिसीव नहीं की है। तो आपको ये ध्यान रखना कि अमाउंट क्या जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये जाएगा।
फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3000 फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी कि सैलरी का अमाउंट है 28,000, तो 28,000 में से प्रीवियस ईयर की जो सैलरी पेड की है 3,000 रुपीज हट जाएंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ये भी है, तो इसका मतलब ये 1,000 प्लस हो जाएगा क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये आपके एक्सपेंसेस साइड में आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर आपके पास एक्सपेंसेस साइड में आएगा। मीटिंग एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी आएगा। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स, 29,000 की टोटल आपने परचेज की है बुक्स की एंड पीरियोडिकल्स की। जो पीरियोडिकल्स होते हैं वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, मगर जो बुक्स होती हैं, यानी कि बुक्स ऐसी होती हैं नॉर्मली जो कई सालों तक यूज की जा सकती हैं, मगर पीरियोडिकल्स जो होते हैं वो जो वीकली मैगजीन आती हैं, मंथली वीकली मैगजीन आती हैं, उनको पीरियोडिकल्स बोला जाता है, और उसमें से वो आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। तो आपके पास 29,000 की टोटल एक्सपेंडिचर इसमें हुआ है, जिसमें से 19,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, परचेज ऑफ बुक्स। तो आपको सिर्फ 10,000 यहां पर दिखाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई है। रेंट पेड एक्सपेंसेस है, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर जो खर्चा किया गया है, और डोनेशन रिसीव्ड है, और डोनेशन ये है जनरल डोनेशन है, इसलिए इसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर रिसिप्ट साइड में यानी कि इनकम साइड में दिखाया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बस हमने इस क्वेश्चन में तो आपके पास जो दे रखा है वो सारे के सारे मोस्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही दे रखे हैं, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर चॉइस करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम इसको बना देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइटम देख लेते हैं। पहले आइटम है फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 3,80,000। तो आपके पास रिसिप्ट साइड है, यानी कि सॉरी इनकम साइड है। इनकम साइड में बाय फीस कलेक्टेड, बाय फीस कलेक्टेड में आपने जो अमाउंट रिसीव किया है वो है 3,80,000। अगला पॉइंट लिखा है फीस आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग 80,000 फॉर प्रीवियस ईयर, यानी कि लेस फॉर प्रीवियस ईयर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपने प्रीवियस ईयर शॉर्ट में नहीं लिखना है। आप 80,000 इसमें से लेस कर देंगे, यानी कि एक्चुअली क्या है ये है एक्चुअली आउटस्टैंडिंग एट दी, ये लैंग्वेज आपको वहां लिखी आएगी या लिखनी पड़ेगी आपको, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि ये एक्चुअली क्या लिखा है। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा यहां पर 3 लाख हटाने के बाद, और फिर अगला पार्ट हमने पढ़ा था फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, यानी कि करंट ईयर से रिलेटेड आपके पास फीस अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द करंट ईयर। हमारे पास 10,000 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे, और आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3,10,000 फाइनल अमाउंट। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है सैलरीज, सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी कि सैलरी एक्सपेंडिचर होता है तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू सैलरीज। हमने सैलरी पे की हैं 28,000, तो 28,000 में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्या है 3,000 है। 28,000 सैलरी है लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। 3,000 पिछले साल से रिलेटेड हो गई, ये हमने माइनस कर दी, हमारे पास अमाउंट आ गया 25,000। और अगला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, वो है 1,000। ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द
एंड ऑफ करंट ईयर, वो है प्लस में 1000, करेक्ट। तो ये आ गया 26,000। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं 3000 के, एंटरटेनमेंट 1 2 3 5, हाँ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं 3000 के, तो ये भी आप एक्सपेंडिचर साइड में डाल देंगे। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3000, करेक्ट। अगला लिखा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई और आइटम यहां नहीं दिखाई दे रही, इसलिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे, रेवेन्यू नेचर के हैं। टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000, राइट। अगला अमाउंट लिखा है मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000, मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000। टू मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000, करेक्ट। आगे बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,000, ये भी एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू नेचर का। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,000। उसके बाद लिखा है परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। तो 29,000 में से 19,000 की बुक्स हैं और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा, तो आप इसमें से उसको लेस करके दिखाएंगे। तो परचेज ऑफ बुक्स हमारा एक्सपेंडिचर है। टू परचेज ऑफ, हमारे पास लिखा है बुक्स एंड पीरियडिकल्स, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स जो है 29,000 के, जिसमें से लेस कर देंगे बुक्स के नाम का, क्योंकि पीरियोडिकल्स जो होते हैं वो वीकली मंथली भी हो सकते हैं, डेली भी हो सकते हैं, मगर जो बुक्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी जाती हैं, उनको आप कैपिटल नेचर का मानेंगे। तो ये रेवेन्यू नेचर का ही अकाउंट बनाया जा रहा है, तो रेवेन्यू नेचर के लिए आप इसको हटा दोगे और कैपिटल नेचर के अंदर ऐड कर देंगे, वो बैलेंस शीट में आपको काम करना पड़ेगा। तो 19,000 हटा देंगे, तो इस साल का जो खर्चा है फॉर द परचेज ऑफ पीरियोडिकल्स ही आपको यहां पर दिखाना है 10,000 रुपीज, राइट। उसके बाद बात करेंगे रेंट पेड। रेंट पेड है 10,000 रुपीज, रेंट पेड 10,000 रुपीज है, ये भी आपका इस साल का एक्सपेंस है। टू रेंट रिसीव होता तो आपके पास इनकम साइड में दिखाई दिया होता, यहां पर रेंट पेड है 10,000 रुपीज। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का भी एक्सपेंसेस है 15,000, वो भी आपका रेवेन्यू नेचर का अकाउंट। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना अमाउंट था? टू पोस्टेज एंड टेलीफोन्स है 15,000 का। टेलीफोन 15,000, करेक्ट। आगे लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 और डोनेशन 20,000, दोनों ही आपके रेवेन्यू नेचर के हैं, मगर एक एक्सपेंस है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, और आपके पास अमाउंट लिखा है डोनेशन रिसीव्ड 20,000। तो बाय डोनेशन रिसीव्ड, क्योंकि एक जनरल नेचर की डोनेशन है इसलिए इसको यहां पर रखा जाएगा। कितना है डोनेशन का अमाउंट? 20,000। इस तरह से जितने भी आइटम थी और जो रेवेन्यू नेचर की आइटम थी, उन्हीं को आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखा है और उसके बाद ही कंप्लीट किया जाता है। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई है? बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सैलरी थी
जो पिछले साल से संबंधित थी उनको हटाया जाएगा, और जो करंट ईयर से रिलेटेड थी जो इस बार पे नहीं की थी उनको ऐड किया जाएगा। और ऐसे ही रिसिप्ट साइड में भी अगर आपके पास फीस टोटल कलेक्ट हुई थी 3,80,000 में, उसमें से प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो फीस थी वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं थी, तो आपको सिर्फ इसमें करंट ईयर से रिलेटेड ही लिखनी है। तो आपके पास आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर का जो भी अमाउंट होगा उसको लेस कर देंगे, और उसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर का जो अमाउंट होगा उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है मगर वो अभी भी रिसीव नहीं किया गया है। तो ये बात मेरी आपको समझ में आ चुकी होगी। बस इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया जाता है, और फिर हम इसकी टोटलिंग कर देते हैं। और अगर टोटल करने के बाद आपके पास इनकम साइड बड़ी आएगी तो आपके पास सरप्लस आ जाएगा, और अगर एक्सपेंडिचर साइड बड़ी आएगी तो आपके पास डेफिसिट आ जाएगा। तो टोटलिंग कर देते हैं इसकी। $3,30,000 टोटल आ गया एक साइड का, दोनों तरफ 3,30,000 लिख दोगे, और जो भी डिफरेंस है हमारा जो एक्सपेंडिचर साइड है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें अगर डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है उसको देख लेते हैं। तो 2 सरप्लस आ जाएगा आपके पास 2,26,000, जो इसको प्लस करने के बाद बचा था उसमें से लेस कर दिया गया, जो ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो इसका जो डिफरेंस है 2,26,000 आपके लिए सरप्लस के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि इनकम साइड बड़ी है। तो बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन हमने किया है कि कौन कौन से आइटम कहाँ कहाँ रखे जाते हैं और उनका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। अब अगली क्लास में हम बैलेंस शीट का पार्ट समझेंगे। बैलेंस शीट में आपको 2 चीजों को समझना है कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी हुई है तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और उसी बेसिस पर आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनती है उसको भी समझते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।